Good afternoon, friends. You are most welcome in Think Eyes channel. Today we are discussing the biography of Sarvepalli Radhakrishnan. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, he was born on September 5, 1888 and he was died on April 17, 1975. He was the first Vice President of India and he was also the second Vice President of India 1952 to 1962. वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। ये इनका दूसरा कार्यकाल था। प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यावधि में, और फिर थे लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा द्वितीय कार्यावधि में। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उत्तराधिकारी डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक इनका पहला कार्यकाल था। राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, पूर्व अधिकारी थे कार्यालय आरंभ, उत्तराधिकारी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जन्म 5 सितंबर 1988, तिरुटन्नी, तमिलनाडु, भारत। मृत्यु 17 अप्रैल 1975, आयु 88 वर्ष। चेन्नई, तमिलनाडु, भारत। राजनीतिक पार्टी बीजेपी। जीवन संगी शिव कामू। संतान 5 पुत्र 1 पुत्री। व्यवसाय राजनीतिक, दार्शनिक, शिक्षाविद, विचारक। धर्म हिंदू। जन्म एवं परिवार। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में, जो तत्कालीन मद्रास से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 5 सितंबर 1888 को हुआ था। जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया वह एक ब्राह्मण परिवार था। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा। राधाकृष्णन के पुरखे पहले कभी सरपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुतनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था, लेकिन उनके पुरखे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थल के ग्राम का बोध भी सदैव रहना चाहिए। इसी कारण उनके परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण के संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी तथा माता का नाम सीताम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। वीरास्वामी के 5 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। राधाकृष्णन का स्थान इन संततियों में दूसरा था। उनके पिता काफ़ी कठिनाई के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इस कारण बालक राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। विद्यार्थी जीवन। राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों में ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे। यद्यपि उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी, इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथर्न मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष 1900 से 1904 उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेधावी थे। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। इस उम्र में उन्होंने वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद का अध्ययन किया
उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने 1904 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1916 में वे मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में वे प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। दाम्पत्य जीवन। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी और राधाकृष्णन भी उसी के अपवाद नहीं रहे। 1903 में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन शिवा कामू के साथ संपन्न हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु 10 वर्ष मात्र थी, अतः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ किया। यद्यपि उनकी पत्नी शिवा कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। वह अंग्रेजी भाषा भी लिख पढ़ सकती थी। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में एक पुत्री प्राप्त हुई। 1908 में उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। शादी के 6 वर्ष बाद ही 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इनका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। उच्च अध्ययन के दौरान वह अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करते थे। 1908 में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक शोध लेख भी लिखा। इस समय उनकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। इससे शास्त्रों के प्रति उनकी ज्ञान पिपाशा बढ़ी। शीघ्र ही उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का भी रुचिपूर्वक अध्ययन किया। हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन। शिक्षा का अभाव जहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है, वहीं शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता भी अपना प्रभाव छोड़ती है। क्रिश्चियन संस्थाओं द्वारा उस समय पश्चिमी जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों के भीतर काफ़ी गहराई तक स्थापित किया जाता था। यही कारण है कि क्रिश्चियन संस्थाओं में अध्ययन करते हुए राधाकृष्णन के जीवन में उच्च गुण समाहित हो गए। लेकिन उनमें एक अन्य परिवर्तन भी आया जो कि क्रिश्चियन संस्थाओं के कारण ही था। कुछ लोग हिंदुत्ववादी विचारों को हे दृष्टि से देखते थे और उनकी आलोचना करते थे। उनकी आलोचना को डॉक्टर राधाकृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन करना आरंभ कर दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन यह जानना चाहते थे कि वस्तुतः किस संस्कृति के विचारों में चेतनता है और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है। तब स्वाभाविक अंतर प्रज्ञा द्वारा इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करना आरंभ कर दिया कि भारत के दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले गरीब तथा अनपढ़ व्यक्ति भी प्राचीन सत्य को जानते थे। इस कारण राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से यह जान लिया कि भारतीय आध्यात्म काफ़ी समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हिंदुत्व की आलोचनाएं निराधार हैं। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणी को जीवन का सच्चा संदेश देती है। भारतीय संस्कृति। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह भली भांति जान लिया था कि जीवन बहुत ही छोटा है, परंतु इसमें व्याप्त खुशियाँ निश्चित हैं। इस कारण व्यक्ति को सुख दुख में समभाव से रहना चाहिए। वस्तुतः मृत्यु एक अटल सच्चाई है जो अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है तथा किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं करती। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है। सादगीपूर्ण संतोष वृत्ति का जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है, जिसमें असंतोष का निवास है। एक शांत मस्तिष्क बेहतर है तालियों की उन गड़गड़ाहटों से जो संसदों और दरबारों में सुनाई देती हैं। वस्तुतः इसी कारण डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सफल रहे, क्योंकि वे मिशनरियों द्वारा की गई आलोचनाओं के सत्य को स्वयं परखना चाहते थे। इसलिए कहा गया है कि आलोचनाएं परिशुद्धि का कार्य करती हैं। सभी माताएं अपने बच्चों में उच्च संस्कार देखना चाहती हैं। इसी कारण वे बच्चों को ईश्वर पर विश्वास रखने, पाप से दूर रहने एवं मुसीबतों में फंसे लोगों की मदद करने का पाठ पढ़ाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भी जाना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया है और सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और
उसके काफ़ी नज़दीक हो गए। जीवन दर्शन। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए गए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की वह प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। वह जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे। दर्शन जैसी गंभीर विषय को भी वह अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। अध्यवसायी जीवन। 1909 में 21 वर्ष की उम्र में डॉक्टर राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ठ व्याख्याता के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। यह उनका परम सौभाग्य था कि उनको अपनी प्रकृति के अनुकूल आजीविका प्राप्त हुई थी। यहाँ उन्होंने 7 वर्ष तक न केवल अध्यापन कार्य किया, अपितु स्वयं भी भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उन दोनों व्याख्याता के लिए यह आवश्यक था कि अध्यापन हेतु वह शिक्षण का प्रशिक्षण भी प्राप्त करे। इसी कारण 1910 में राधाकृष्णन ने शिक्षण का प्रशिक्षण मद्रास में लेना आरंभ कर दिया। इस समय इनका वेतन मात्र 37 रुपये था। दर्शन शास्त्र विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर राधाकृष्णन के दर्शन शास्त्रीय ज्ञान से काफ़ी अभिभूत हुए। उन्होंने उन्हें दर्शन शास्त्र की कक्षाओं से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन इसके बदले में यह शर्त रखी कि वह उनके स्थान पर दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में पढ़ा दें। तब राधाकृष्णन ने अपने कक्षा साथियों को 13 ऐसे प्रभावशाली व्याख्यान दिए जिनसे वे शिक्षार्थी भी चकित रह गए। इसका कारण यह था कि उनकी विषय पर गहरी पकड़ थी, दर्शन शास्त्र के संबंध में दृष्टिकोण स्पष्ट था और व्याख्यान देते समय उन्होंने उपयुक्त शब्दों का चयन भी किया। 1912 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व शीर्षक से एक लघु पुस्तिका भी प्रकाशित थी, जो कक्षा में दिए गए उनके व्याख्यानों का संग्रह था। इस पुस्तिका के द्वारा उनकी यह योग्यता प्रमाणित हुई कि प्रत्येक पद की व्याख्या करने के लिए उनके पास शब्दों का अतुल भंडार तो है ही, उनकी स्मरण शक्ति भी अत्यंत विलक्षण है। मानद उपाधियाँ। जब डॉक्टर राधाकृष्णन यूरोप और अमेरिका प्रवास से पुनः भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियाँ प्रदान कर उनकी विद्वता का सम्मान किया। 1928 की शीत ऋतु में इनकी प्रथम मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस समय हुई जब वह कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता आए हुए थे। यद्यपि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शैक्षिक सेवा के सदस्य होने के कारण किसी भी राजनीतिक संभाषण में हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे, तथापि उन्होंने इस वर्जना की कोई परवाह नहीं की और भाषण दिया। 1929 में उन्होंने व्याख्यान देने हेतु मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया। इन्होंने मैनचेस्टर एवं लंदन में कई व्याख्यान दिए। इनकी शिक्षा संबंधी उपलब्धियों के दायरे में निम्नवत संस्थानिक सेवा कार्यों को देखा जाता है। सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्य किया। 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजनीतिक जीवन। 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के साथ वार्ता करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यहाँ पे चित्रित किया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। वे 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। इसी समय वह कई विश्वविद्यालय के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस जन यह चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाएं। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन के संभाषण एवं व्यक्तित्व
प्रतिभा का उपयोग 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि को उस समय किया जाए जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को यह निर्देश दिया गया कि वे अपना संबोधन रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें, क्योंकि उसके पश्चात ही नेहरू के नेतृत्व में संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी। राजनयिक कार्य। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा ही किया और ठीक रात्रि 12 बजे अपने संबोधन को विराम दिया। पंडित नेहरू और राधाकृष्णन के अलावा किसी अन्य को इसकी जानकारी नहीं थी। आज़ादी के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वह मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। इस प्रकार विजय लक्ष्मी पंडित का इन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया। पंडित नेहरू के इस चयन पर कई व्यक्तियों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक दर्शन शास्त्री को राजनयिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया। उन्हें यह संदेह था कि डॉक्टर राधाकृष्णन की योग्यताएं सौंपी गई जिम्मेदारियों के अनुकूल नहीं है, लेकिन बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनयिकों में वे सबसे बेहतर थे। वे एक गैर परंपरावादी राजनयिक थे। जो मंत्रणाएं देर रात्रि तक होती थी, वे उनमें रात्रि 10 बजे तक ही भाग लेते थे, क्योंकि उसके बाद उनके शयन का समय हो जाता था। जब राधाकृष्णन एक शिक्षक थे, तब भी वे नियमों के दायरों में नहीं बंधे थे। कक्षा में वह 20 मिनट देरी से आते थे और 10 मिनट पूर्व चले जाते थे। उनका कहना था कि कक्षाओं में इन्हें व्याख्यान देना होता है। वह 20 मिनट के पर्याप्त समय में संपन्न हो जाता था। इसके उपरांत भी यह विद्यार्थियों के प्रिय एवं आदरणीय शिक्षक बने रहे। उपराष्ट्रपति। 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया। नेहरू जी ने इस पद हेतु राधाकृष्णन का चयन करके पुनः लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिज्ञ का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू का यह चयन भी सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ने सभी राजनीतिज्ञों को प्रभावित किया। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्यों और व्यवहार के लिए काफ़ी सराहा। इनकी सदाशयता, दृढ़ता और विनोदी स्वभाव को लोग आज भी याद करते हैं। शिक्षक दिवस। हमारे देश के द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत रत्न। यद्यपि उन्हें 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसका औचित्य डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए समाप्त हो चुका था। जब वे उपराष्ट्रपति बन गए थे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया।